वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल है। आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीडीसी और वापडा और जितनी भी डिस्कोज हैं उनकी जो तैयारी है, उनकी प्रिपरेशन के लिए, उनकी तैयारी के लिए हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आप कह लें कि आते हैं बारहा पेपर में, उनकी तैयारी के लिए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका आज तीसरा लेक्चर है। काफ़ी सारे दोस्तों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है जो पहले दो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उस पर, और काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेजेस करके नोट्स भी मंगवाए हैं और मतलब कि नेक्स्ट वीडियो कब आनी है, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस कह लें कि मुझे मिला है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक आधा क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था कि सर ये मतलब कि आप अपने से पढ़ा रहे हैं या क्या सीन है, तो ये मैं अपने से नहीं आपको बता रहा। ये देखें, ये इधर अगर आप देखें तो ये मेरे पास सिलेबस है, यहाँ पे ये एएसएस है और ये हमारे पास क्या है, एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन। मैं इसको फॉलो करके ये जितने भी नोट्स हैं या आप कह लें कि जो वीडियोस वगैरह आप तक पहुंच रही हैं वो इनको फॉलो करके इनका जो ये जॉब रिलेटेड सिलेबस है, ये तो है ना जर्नल, इसमें नहीं है, ये जर्नल में नहीं है, ये अभी तक मैं ये स्टार्ट किया हुआ है जो जॉब रिलेटेड सिलेबस है। 3 लेक्चर आज हो गए हैं और मेरी नीयत है कि 2 लेक्चर जो हैं वो और अपलोड करूं, तो ये जो टोटल लेक्चर हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो काम है ये मैं विद इन 2 डेज़ तक ये कंप्लीट कर लूँगा। जी, तो ये ज़रा आप देख लें, सिलेबस भी आप देख लें ताकि आपको पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखें और ये वाली जब वीडियो आप देख रहे हो तो आपको आइडिया हो जाए कि वाकई ही जो भाई है वो हमें कुछ ना कुछ ठीक गाइड कर रहा है। बाकी तैयारी हर एक ने अपनी करनी होती है, मैं जस्ट आप कह लें कि अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा हो सके आप लोगों तक जो भी है मटेरियल जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में जो एमसीक्यूज़ हैं उनके लिहाज से आपको पहुँचा सकूँ। तो यहाँ पे देखें, ये कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट आपको पढ़ाया है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद ये देखें, ये इंट्रोडक्शन, रेजिस्टेंस आपको बताई है, कैपेसिटेंस बताई है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है। ठीक है, आज जो आप पढ़ेंगे वो ये होगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड हैं, उसके बाद यूनिट वर्क, जिनके सारे यूनिट वो, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें एएलएम में तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, कॉलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, वोल्ट और कैपेसिटर का यूज़ है, उनके यूनिट हैं, उनकी सीरीज़ है, कम्बिनेशन जो पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का वो हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस का पढ़ा है, इक्वलेंस रेजिस्टेंस पढ़ी है, और रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशंस हैं वो पढ़े हैं हमने। नीचे आ जाएँ तो हमने यहाँ पे करंट, ओहम लॉ, उसकी लिमिटेशन वगैरह, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, और ये जो चीज़ें हैं ये हमने पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हैज़र्ड्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने सेफ्टी पढ़ी है, आई थिंक सेकंड लेक्चर में हमने ये जो इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जितना भी मैं आपके साथ जो डाटा है वो शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपने से नहीं कर रहा सर, वो जितना भी डाटा है वो मैं एक सिलेबस जो है मेरे सामने है, मैंने खुद पेपर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अपॉइंटमेंट भी हुई है, अभी भी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपने से यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। तो इसमें से जो है हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी सारा जो है कह लें आप पार्ट जो है वो इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं जो दो आप कह लें कि मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, उनमें मैं ये जो फ़िज़िक्स के, असल में ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये फ़िज़िक्स है, क्या है, फ़िज़िक्स है। तो जो रह गया है 2 लेक्चर उसमें मैं ज़रा कवर करूँगा। सपोज कर लें ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, टर्निंग इफ़ेक्ट है, ये बाकी नीचे ये तो हो गया है ना ये चीज़ें। उसके बाद ऊपर भी कुछ चीज़ें आप कह लें कि हमारी रह गई हैं, जिसमें हमारे पास ये है, मैं आपको बताता हूँ, इधर सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह, ठीक है, ट्रांसफार्मर और उसके पार्ट्स जो हैं, ठीक है, गैल्वानोमीटर हमने कर लिया, एवोमीटर रहता है, एम मीटर हमने कर लिया है वो भी पीछे है, वोल्ट मीटर भी हमने कर लिया है वो भी पीछे है। तो एक लेक्चर होगा बाकी जितनी भी टर्म्स हैं किस के रिलेटेड फ़िज़िक्स के, और उसके बाद एक लेक्चर में और करूँगा जिसमें इंशाल्लाह हम पाकिस्तान और मुस्लिम साइंटिस्ट, इस पे मोबाइल फ़ोन और ये जो इंटरनेट वगैरह है वो, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इक्विपमेंट, ये चीज़ें, कंप्यूटर ये तो एक अलहदा चीज़ है ना, ये सिंपल आप कर लें, जो बेसिक्स हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ, सॉरी, ये क्योंकि मेरे रिलेटेड है, ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड हैं और आप कह लेंगे ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं, जिसमें ओजोन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पोल्यूशन है, स्मोक है, वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें जो भी हैं ये इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर और में डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह राउंड अबाउट टोटल जो ये लेक्चर होंगे वो 5 होंगे इंशाल्लाह।
तो अब अगर आप ये 5 लेक्चर कर लेते हैं 5, तो इंशाल्लाह जो जॉब के आप कह लें कि दोनों के ALM और ASSA जो है वो, इनमें से आपके 60 में से जो कंफर्म नंबर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो 50 लाजमन होंगे। बाकी के जो 25 हैं, अगर आप जो जर्नल जिसमें इस्लामियात है, जिसमें आप कह लें कि पाक स्टडी है, जिसमें इंग्लिश है, जनरल जिसमें मैथमेटिक्स होगी, अगर आप उनमें से 15 टू 20 मार्क्स जो हैं, क्योंकि वो इजी होता है, वो आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ जाएं NTDC में 60 प्लस मार्क्स, तो आप सेफ़ ज़ोन में होंगे। आप क्या होंगे? सेफ़ ज़ोन में होंगे। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ASSA का मेरिट क्या होता है, ASSA का मेरिट क्या होता है। तो जो ASSA का मेरिट होता है वो हमेशा ALM और जितनी भी 7 स्केल या 9 आप कह लें कि जॉब्स होती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेरिट होता है वो ASSA का ही होता है। ठीक हो गया? तो ये ज़रा माइंड में रखिएगा, ASSA का जो आपने आना है तो वो 60 प्लस मस्ट हों। राउंड अबाउट 70 मार्क्स अगर आपके हुए तो आप ASS के लिए क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज़ जो आप कह लें कि ALM है उसके लिए 55 प्लस आ जाएँ तो आप सेफ़ ज़ोन में हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप कह लें कि क्राइटेरिया होता है, तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। जी, तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्क एंड एनर्जी की बेस पे। मैंने आपको पहले सॉरी आपको पहले भी सिलेबस बता चुका हूँ, पीछे दिखा चुका हूँ। तो उसी को लेके, उसी को सामने रख के हमने इंशाल्लाह ये तैयारी करनी है कि जो कंसेप्ट हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको MCQs के लिहाज से जो भी एक पेपर बनाने वाला है वो उठाता है, तो उसके लिहाज से इंशाल्लाह हम ये करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वर्क। वर्क किसे कहते हैं? वर्क असल में आप कह लें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे एनर्जी वो भी स्केलर क्वांटिटी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है, स्टार्ट में ही आपको बता दिया, ये दोनों कौन सी क्वांटिटी हैं? स्केलर। अब जो वर्क है वो कहता है कि वर्क इज़ डन व्हेन। वर्क कब होता है? जब एक फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पे और वो कुछ ना कुछ आप कह लें कि फासला तय करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको आप कहते हैं वर्क। ठीक है, तो इसका जो आप कह लें कि ये फार्मूला है, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो यूनिट है, सॉरी फार्मूला है, वो W=FS है। F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताई है कि वर्क क्या है। हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट MCQs। वर्क का यूनिट देखें तो फोर्स का ये हमारे पास उसका फार्मूला है, तो फोर्स का न्यूटन होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर या इसको आप जौल भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जौल। अब वर्क का जो SI यूनिट है वो क्या है? हमारे पास जौल है। अब यहाँ पे हम जौल की डेफिनेशन करते हैं। वो कहता है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स क्या करे? डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, किसी भी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस लेके आप कह लें कि उसका फासला तय हो एक किसी डायरेक्शन में जिसमें फोर्स एक्ट कर रही हो, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 1 जूल। कितना होगा? 1 जूल। ठीक है, जब किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो 1 मीटर का फासला तय करे फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसको आप क्या कहेंगे कि इस पे वर्क डन कितना हुआ है? 1 जूल। कितना हुआ है? 1 जूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो है वो है इसके ना कंपोनेंट्स होते हैं। किसके? फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है। असल में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। अगर एक्स की बात करें तो हमारे पास अब अगर आप देखें ना, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ। ये बेस होती है हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है वो है बेस ओवर हाइपोटेनियस, जो कि FX ओवर F है। इसको हम cos थीटा भी कहते हैं, या इसको अगर कंप्लीट हम कहें तो हम क्या कहेंगे? FS cos थीटा। ये क्या है? इसका एक्स कंपोनेंट है। क्या है इसका? एक्स कंपोनेंट। MCQs पूछ सकता है। इसी तरह जो वाई है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, FY ओवर F, इसको साइन थीटा या FS साइन थीटा भी कहते हैं। सही, ये आपने याद करना है, MCQs आपसे वो पूछ सकता है। आगे बात करें तो आगे हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या है? असल में ये जो वर्क हम करते हैं उसके लिए उसकी एबिलिटी है। मतलब क्या कि इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। सही, इसकी अब मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसा कि हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है और
मैकेनिकल एनर्जी है। मेन फोकस हम किस पे करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी डेफिनेशन करें तो जो एनर्जी कोई भी बॉडी अपनी मोशन की वजह से पोजेस्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हवा चल रही है, ठीक हो गया, जो आप कह लें कि एक कश्ती है, बोटिंग है, ठीक है, वो कश्ती रानी जो करते हैं वो भी क्या है हमारे पास है? काइनेटिक एनर्जी है। और जो विंड मिल्स के ड्राइवर्स होते हैं वो जो हैं वो भी हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इसको अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन के बराबर है के ई, जैसा कि मैं वर्क का फार्मूला लिखा था एफ एस के ई बराबर किसके? एफ एस के। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी वो v होगी और जो फाइनल होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो हमारे पास एक और भी चीज़ है F इज इक्वल टू एम में 4 जो होता है वो मैथ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास ए जो होगा वो होगा माइनस एफ ओवर एम। अब यहाँ पे जो माइनस है वो अपोज द मोशन है, मोशन को अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सही। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जो कि है 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो मैंने पीछे बताई है, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो एफ एस हमारे वी एफ हमारे पास क्या है? 0 और वी आई हमारे पास है v, ठीक है। अब यहाँ पे इधर हम आप कह लें वैल्यू पुट करें तो ये जो जब सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। और एफ एस मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो के ई जो हमारे पास होगी वो होगी 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इस फार्मूला के तहत काफ़ी सारे जो एम सी क्यूज़ हैं वो भी आपसे वो पूछ सकता है पेपर में, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी असल में होती है किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से हो, जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से है? मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी पोजीशन की वजह से। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि वाटर है किसी भी हाई लेवल पे स्टोर हुआ या जो एक ब्लैक स्मिथ के पास हैमर होता है, जब वो उसको उठाता है तो वहाँ पे जब उठाएगा तब तक उसके पास कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जो स्ट्रेच्ड बॉ है, जो तीर वो आप कह लें कि कमान से हम खींचते हैं, जब तक खींचता है उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ेगा तब काइनेटिक एनर्जी आएगी, सही। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मज़ीद बात करें, जो ऊपर से आप कह लें कि ब्लैक स्मिथ अपना जो है हैमर है वो ऊपर ले जाता है, उसमें जब नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसमें जो होगी। जब वो आप कह लें कि मूव करेगा तब उसमें होगी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ऊपर लेके जाएगा वहाँ पे रुका होगा तो तब उसमें क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह जो स्ट्रेच्ड बॉ है उसमें मेन क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मैथमेटिकल देखें तो हमारे पास पी ई इज इक्वल टू एफ एच है। एफ एच की जगह अगर हम लगा दें एम जी एच तो वो भी ठीक है, क्योंकि एफ वर्क डन हमारे पास है मैथ ज़रब आप कह लें कि इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। आगे अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो कि मोशन और पोजीशन की वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो वाटर रनिंग डाउन, विंड, मूविंग कार, लिफ्टेड हैमर, स्ट्रेच्ड बॉ, ये सारी की सारी जो आप कह लें कि एनर्जी की फॉर्म है, ये कौन सी एनर्जी की हैं? मैकेनिकल एनर्जी की। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी की आप कह लें, सॉरी, एग्जांपल्स हैं। क्या हैं? एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में हमारे पास आ जाता है बर्निंग फ्यूल, फूड, फ्रिक्शन और सन के साथ, और काफ़ी सारी एनर्जी जो हम सन से लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरीज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आ जाते हैं। साउंड एनर्जी में ड्रम और जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, तारें वो। उसके बाद फ्लूट पाइप है, बांसुरी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल एनर्जी में फूड आ जाता है, बैटरीज और सेल्स आ जाते हैं। बर्निंग ऑफ वुड वगैरह, कोल और नेचुरल गैस, ये हमारे पास किस में आएंगी? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम और सन जो है, जैसा कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, फिशन रिएक्शन होते हैं,
ठीक है, बड़े मालिक्यूल छोटों में टूटते हैं, छोटे मतलब कि कंबाइन होते हैं, बड़े बनते हैं। तो ये सारे जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेन जो यूरेनियम में हो रहा होता है ना, वो कौन सा होता है, फिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट MCQ। तो ये हमारे पास थी कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, असल में जो एनर्जी है वो ना तो बनाई जा सकती है, ठीक है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। मतलब क्या कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be converted one form to another form, the total energy remains constant। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही होगी, गेन होगी। मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के और कुछ नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। कन्वेंशनल में हमारे असल में जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। ये लिमिटेड होते हैं और ये हमारे पास अबंडेंस होते हैं। ये एक्सपेंसिव हैं, ये लेस एक्सपेंसिव हैं। ये पोल्यूशन काज करते हैं, ये पोल्यूशन काज नहीं करते। ये नॉट इको फ्रेंडली हैं और ये क्या है, इको फ्रेंडली हैं। उसके बाद अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो कन्वेंशनल हैं वो दो तरह के हैं, एक कमर्शियल हैं और एक नॉन कमर्शियल। अब कमर्शियल की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर, ठीक। उसके बाद अगर हम नॉन कमर्शियल देखें तो इसमें फायरवुड है, स्ट्रॉ है और ड्राइड डंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो यहाँ पे बायो एनर्जी है, सोलर है, विंड है, टाइडल है, और जो एनर्जी वेस्ट से हम हासिल करते हैं और जो एनर्जी हम ओशन से हासिल करते हैं और हाइड्रोडायनामिक जो एनर्जी है, ये सारी की सारी मिसालें हमारे पास किसकी हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दो। एक हमारे पास है एफिशिएंसी की और दूसरी हमारे पास क्या है, पावर की। एफिशिएंसी असल में कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कुछ इनपुट दें, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स में जो आउटपुट दे रही हो उसको हम कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हमारे पास इट इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की टर्म है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। कि हम किसी भी सिस्टम को जो इनपुट की मद में एनर्जी दे रहे हैं और वो हमको जो आउटपुट की मद में एनर्जी दे रहा है, उसकी जो रेशो है उसको हम क्या कहेंगे कि ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड आउटपुट और टोटल इनपुट। अगर हम इसको 100% में लेके जाएं तो जो हमारे पास होगा आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास आएगी फीसद में एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर। पावर असल में है द रेट टू डू वर्क, ठीक है। इसका हम फार्मूला देखें, वर्क डन ओवर टाइम, W/T। वर्क जो है और पावर जो है ये दोनों क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं, और एनर्जी भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब पावर का यूनिट देखें तो हमारे पास W/T जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, और जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, वाट के। अब वाट की डेफिनेशन करें, वो कहता है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन इट्स पावर विल बी 1 वाट। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे MCQs के लिहाज से कि जो एक हॉर्स पावर होती है वो किसके बराबर है, 1 HP हमारे पास है 746 वाट के, 746 वाट के। तो ये था हमारे पास वर्क एंड एनर्जी के लिहाज से जो हमें बताया गया है इम्पॉर्टेंट सिलेबस, उसके लिहाज से जितनी भी टर्म्स थी जो इम्पोर्टेंट थी मैंने उनको कंपाइल करके कम्प्रीहेंसिव सा करके आपको बता दिया है। और अगर MCQs इसमें आएंगे तो इंशाल्लाह यही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की है, सिंपल आपको अच्छे वे में बता दिया है। और इसी के साथ ये हमारा है दूसरा कह लें आप इसका दूसरी साइड है, तो इसमें हमारे पास ये भी वही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बताई गई हैं। पहले भी मैंने कहा था अगर किसी को भी नोट्स चाहिए हों
तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। पहले भी काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया है और काफ़ी सारे दोस्तों ने नोट्स मंगवाए भी हैं और बड़ी आप कह लें कि उन्होंने दुआएं दी हैं, अप्रिशिएट किया है। तो किसी को भी ज़रूरत हो तो वो नोट्स मुझसे ले सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, सॉरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क। वर्क की जो दो कंडीशंस हैं उनको लाजमी फुलफिल करना होता है, ठीक है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका क्या है, न्यूटन मीटर, या इसको आप जूल कह सकते हैं। वर्क डन विल बी, वो कहता है अगर उस पर फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। मैक्सिमम होगा अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के पैरेलल हो, और ज़ीरो होगा अगर वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, ये आप पीछे फार्मूला लिखा है उसके तहत आप ये निकाल सकते हैं कि 20 न्यूटन जो है फोर्स और उसके बाद डिस्टेंस 5 कवर करे तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 125 जूल। अब ये जो यूनिट इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ये असल में जूल है। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज पावर, वो रेट है। उसके बाद यूनिट ऑफ पावर वाट है हमारे पास, ये भी आप निकाल सकते हैं उधर से फार्मूला से कि हाउ मच पावर इज़ यूज्ड बाय अ 40 kg एथलीट बाय क्लाइंबिंग 10 मीटर हाई लेदर इज़, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 400 वाट। उसके बाद व्हाट विल बी द पावर ऑफ मशीन डूइंग 10 जॉल वर्क इन 5 सेकंड, ये फार्मूला, इससे आप ये निकाल सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, 2 वाट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है। दो देयर आर टू बेसिक काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है, वर्क का भी जूल है। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी डबल करें तो 4 टाइम्स होगी, मैस डबल करेंगे तो जस्ट डबल होगी। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क बाय इट्स पोजीशन, पोजीशन तो हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हाइट की वजह से है। इसी तरह आप कह लें कि जो एनर्जी है, बाल लिफ्टेड टू अ हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, तो ये हाइट की तरफ जा रही है बाल, तो उसमें कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो मैकेनिकल एनर्जी इसमें है, ठीक, जैसा कि आप कह लें कि काइनेटिक एनर्जी। 1 हॉर्स पावर पहले भी आपको बताया है, 746 वाट। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल्स इन आवर बॉडी, इलेक्ट्रिकल आप कह लें कि एनर्जी यूज होती है, ठीक है। ये बायोलॉजी की टर्म्स है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं आपको बता देता। ये सिग्नल जनरेट होते हैं जो हमारी बॉडी में, तो उसमें कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक। फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, हीट एनर्जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इससे आपको 4 MCQs बता सकता है। वो कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है KE, ये क्या करे, इंक्रीज करे, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। एक इस तरह पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है अगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। 2 MCQ अब इधर आ जाएं, वो पहले आपसे पूछ लेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। उसी तरह आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये 4 MCQs ऐसे आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनर्जी ऑफ वाटर जो है, वाटर में जो एनर्जी है डैम में स्टोर हुई है ऊपर, तो उसमें कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एट द एंड वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैंने आपको बताया कितनी है, 2 हैं, कौन कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। अच्छा जी ये था हमारे पास थर्ड लेक्चर। इसमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारे पास आज का थर्ड लेक्चर। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बल्कि मैं इधर भी आपको अपना नंबर दे देता हूँ, किसी को भी नोट चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, 034641805445।
5। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। और किसी को भी नोट्स चाहिए हों तो आप पहले दूसरे लेक्चर सुने। मैं अपने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में बाकियों का भी लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी सुने। ये लेक्चर भी सुने और इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर मैं बाकी 2 लेक्चर भी अपलोड करूँगा, वो भी सुने। तो अच्छे से तैयारी करें और इसी मंथ के एंड पे जो है या दरमियान में आप कह लें कि आपका ये जो ALM ASS का जो पेपर है वो लाजमी हो जाना है। तो अच्छे से तैयारी करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।